हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी जीएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का वीडियो। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे विटामिन्स के ऊपर है और विटामिन के ऊपर जो है आज हम समझेंगे। यह प्रश्न 10 नंबर में एग्जाम में आता है, तो चलिए समझते हैं। प्रश्न है विटामिन्स के स्रोत क्या क्या होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से हम विटामिन ले सकते हैं, और विटामिन्स के कार्य बताना है और इनकी कमी से होने वाले बीमारियों को समझाना है। सबसे पहले आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो माय डियर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि विटामिन क्या होता है, विटामिन के वर्गीकरण और विटामिन्स के कार्यों को लिखे। ठीक है, तो आज हम आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पे डिटेल्स में सबसे पहले समझिए विटामिन होते क्या हैं। माय डियर विटामिन जो होता है वह हमारा शरीर बना नहीं पाता। ठीक है, तो विटामिन्स जो है हम भोजन से, खाद्य पदार्थों से ही प्राप्त करते हैं, जैसे फल फूल हो गया, भोजन हो गया, ठीक है, खट्टे पदार्थ आंवला वगैरह हो गया। तो जिस प्रकार के जो भोजन लेंगे उसमें उस प्रकार का जो है आपके विटामिन्स पाए जाते हैं, और यह विटामिन हमारे शरीर के लिए वृद्धि विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। विटामिन्स के अभाव में हमारा शरीर जो है पूर्ण रूप से विकास और वृद्धि नहीं कर पाता है, तो इस कारण से यह बहुत सारे बीमारी को उत्पन्न भी कर देता है इसके कमी से। तो ये चीज़ समझिए, ये विटामिन होता है। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि विटामिन से क्या ऊर्जा देता है, तो नहीं, विटामिन कभी भी ऊर्जा नहीं देता। विटामिन आपके शरीर के जो है क्या करता है, यह आपके शरीर में विकास करता है, वृद्धि करता है, ठीक है, कोशिकाओं को मरम्मत करता है, समझ गए। और यह विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है, और यह जो है एक कार्बनिक पदार्थ होता है। क्यों कार्बनिक पदार्थ क्यों होता है? क्योंकि इसमें विटामिन में कार्बन उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसे कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, विटामिन कार्बनिक पदार्थ है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन मौजूद होता है। ठीक है, जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं। जो विटामिन हमारा शरीर नहीं बनाता है, कहाँ उपस्थित होता है, तो प्राकृतिक में जो भी खाद्य पदार्थ मौजूद है उसमें जो है सूक्ष्म मात्रा में, मतलब बहुत कम मात्रा में जो है विटामिन मौजूद है। जैसे आप आंवला लेते हैं तो आंवला में विटामिन सी होता है, नींबू में विटामिन सी होता है, ठीक है, संतरा में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है, अंडा में भी होता है, मछली में भी होता है, ठीक है, सूर्य की रोशनी से जो है हमें विटामिन मिलता है। तो बहुत जो है आपके यह महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि यह जो है खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, विटामिन स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जीवन, आपका लाइफ अगर हेल्दी चाहिए तो आपको विटामिन भरपूर मात्रा में जो है शरीर को चाहिए। किसी भी विटामिन की कमी होने पर स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। अगर आपके बॉडी में कोई भी विटामिन जितना हमें बॉडी को चाहिए अगर कम जाता है तो आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और जीवन पर जोखिम बढ़ जाता है। ठीक है, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक पदार्थ है, जिसका अर्थ है कि इसमें कार्बन होता है। ठीक है, सिंपल भाषा में समझिए कि विटामिन से कार्बनिक पदार्थ है, और यह कार्बनिक पदार्थ क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, और साथ में हम कार्बनिक जो हमारा विटामिन है, बॉडी हमारा शरीर विटामिन नहीं प्रोड्यूस करता है, नहीं बनाता है। यह विटामिन हम अलग अलग खाद्य पदार्थों के द्वारा अर्जित करते हैं अपने बॉडी के लिए। ठीक है, तो यही हमारा जैसे दाल हो गया, हरे साग सब्जी हो गया, फल फूल हो गया, इस सब में जो है सूक्ष्म मात्रा में विटामिन होते हैं, जिसके लेने से हमारे शरीर को विटामिन मिलता है, और यह विटामिन वृद्धि विकास में बहुत भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यही जो है हमारा विटामिन हो गया। चीज़ों को समझ गए, आगे देखिए। अब आपसे विटामिन का वर्गीकरण पूछेगा तो मैं यहीं पर बता देता हूँ। विटामिन का जो वर्गीकरण है यह दो आधार पर किया गया है। ठीक है, यहीं पर समझ लीजिए, विटामिन का वर्गीकरण दो आधार पर लिखिएगा। विटामिन के वर्गीकरण निम्नलिखित दो तरीकों से किया गया है। पहला वर्गीकरण है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा है वसा में घुलनशील बीमारी। ठीक है, सॉरी बीमारी नहीं, विटामिन। ठीक है, तो यहीं पर लिखिएगा आप लोग कि जब आपको वर्गीकरण करना हो तो लिखिएगा कि विटामिन का वर्गीकरण निम्नलिखित दो तरीकों से किया गया है। ए नंबर है वसा में घुलनशील, यानी फैट में, जो बॉडी के मोटापा में घुल जाता है, फैट में घुल जाता है तो उसे फैट सोलुबल कहते हैं, वसा में घुलनशील कहते हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है ए, डी, ई, के। यह चार विटामिन वसा में घुलनशील होता है, ए, डी, ई, के। ठीक है,
रही बात बी नंबर में जो होगा वह जल में घुलनशील होगा, मतलब वाटर सोलूबल विटामिन होगा। ठीक है, अब जो जल में घुलनशील विटामिन होगा वह विटामिन होता है आपके ए, डी, ई के। यह 4 विटामिन छोड़कर बाकी के जो भी विटामिन है सब के सब जो है जल में घुलनशील है, खासकर विटामिन बी के वर्ग समूह के और विटामिन सी, यह 2 विटामिन आपके जल में घुलनशील है और यह 4 विटामिन आपके फैट में घुलनशील है। तो विटामिन बी में बहुत सारे ग्रुप है, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, ठीक है, B12, B9, तो ये सब बी के समूह है, ग्रुप है और सी अपना अकेला है। तो नॉर्मली कहा जाए तो ये 2 जो है जल में घुलनशील है। ठीक है, तो यह हो गया वर्गीकरण। अब चलिए हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। ए नंबर में है वसा में घुलनशील फैट सोलूबल विटामिन। अब चलिए फैट सोलूबल विटामिन कौन कौन है, इसके कार्य, स्रोत और कमी से होने वाले रोगियों को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझिए विटामिन ए है। विटामिन ए हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, और विटामिन ए को हम लोग रासायनिक केमिकल नाम रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन H का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, हम सब बताएंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ठीक है, इसका काम क्या है हमारे बॉडी में, तो सबसे पहले यह हमारे आँखों के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, इसके साथ साथ में हमें त्वचा के लिए, बालों के लिए, नाखून के लिए, ग्रंथि के लिए, दांत के लिए, मसूड़ा के लिए और हड्डियों के लिए भी जो है आवश्यक है। मेनली रूप से कहा जाए तो इसका काम जो है आँखों के जो है बहुत जो है पोषण देना, आँखों को जो है इसके कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी जिसे कहते हैं, और यह जो है इसके अलावा आँखों के अलावा त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़े, हड्डी, ये सब के लिए भी जो है जरूरी होता है। तो इसका कार्य ये हो गया। ठीक है, कहाँ कहाँ से ये ले सकते हैं आप, तो माय डियर देखिए, अब यह भोजन के रूप में विटामिन मिलता है। ठीक है, तो विटामिन सी एक ऐसा है जो आपको खट्टे पदार्थों से मिल जाता है। बाकी के जो भोजन है सब भोजन में हल्का हल्का सभी विटामिन जो है मौजूद होता ही है, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा कोई विटामिन ज़्यादा होता है, लेकिन सभी खाद्य पदार्थों में थोड़ा न थोड़ा हर एक विटामिन मौजूद होता ही है, जो है सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी को छोड़कर। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है क्योंकि दूध में खट्टे पदार्थ रहेगा तो फट ही जाएगा, इसलिए विटामिन सी उसमें नहीं पाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। अब दूध हो गया, मक्खन हो गया, मछली हो गया, यकृत के तेल हो गया, घी हो गया, अंडे हो गया, सफ़ेदी, आम, गाजर, पालक आदि जो है यह आपके विटामिन ए जो है ये सब में पाया जाता है। नॉर्मली कहा जाए तो जितने भी पौष्टिक भोजन पदार्थ है वह सब में जो है आपके विटामिन ए पाए जाते हैं। तो स्रोत में सब लिख दीजिएगा। ठीक है, खासकर गाजर जो है इसका बहुत बड़ा जो है स्रोत है। ठीक है, इसके कमी से होने वाला रोग होता है आँख से संबंधित रोग जो है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, जीरोसिस कॉर्निया हो जाएगा, क्रेटोमेलेसिया होगा। ठीक है, जीरोसिस कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, बिटॉट स्पॉट होता है, तो ये सब कमी से होने वाला रोग है। ओके, समझ गए। चलिए, दूसरा है विटामिन डी है। अब ए हम लोग पढ़ लिए, अब विटामिन डी को हम लोग पढ़ेंगे। तो विटामिन डी को रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी से कैल्शियम मिलता है और इसी कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल बना है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब विटामिन डी का काम होता है कि यह हड्डियों को पोषण पहुंचाता है, हड्डियों को यह मजबूत करता है, यह हड्डियों को जो है क्या करता है, विकास करता है। ठीक है, और हड्डियों को जो है सक्रियता प्रदान करता है। ठीक है, और यही इसका जो है खास काम होता है विटामिन डी का। ठीक है, चलिए, विटामिन डी कहाँ से ले सकते हैं, तो विटामिन डी आप सूर्य के प्रकाश से ले सकते हैं, या नेचुरल में सबसे बड़ा मौजूद होता है। कॉड लीवर से आप प्राप्त कर सकते हैं, मछली से, अंडे का पीला भाग से, ठीक है, मशरूम से आदि से आप विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह विटामिन डी के स्रोत हो गया, इसको आप लोग लिख दीजिएगा। कमी से होने वाला रोग ज़्यादातर यह सूखा रोग जिसे हम लोग रिकेट्स कहते हैं, हड्डी का रोग होता है, ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस, हड्डी से संबंधित रोग जो है आपके विटामिन डी के कमी से होता है। समझ गए। आगे तीसरा है विटामिन ई, जिसे हम लोग टोकोफेरोल कहते हैं। ठीक है, विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरोल कहते हैं, और विटामिन ई का काम होता है कि यह मनुष्यों को और प्राणियों को समान प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। मतलब इसका मतलब है यह
इसका मतलब होता है कि जो विटामिन ई है, विटामिन ई जो है यह प्रजनन करने के लिए बहुत आवश्यक है। इसके कमी से व्यक्ति के अंदर बांझपन आ जाता है, ठीक है। यह कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी लड़ने में सहायक होता है। यह हृदय रोग को भी बचाता है। लाल रक्त कणों का ऑक्सीकरण कारकों के द्वारा विघटन को भी रोकता है। नॉर्मली जानिए कि यह बांझपन को रोकता है, प्रजनन दर को बढ़ाता है, ठीक है। और ये जो है कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी लड़ता है और यह हृदय रोग के लिए भी जो है आवश्यक होता है। तो इसका कार्य यही है। कहाँ कहाँ से मिलता है? तो आपके अंकुरित अनाज जो होते हैं, जैसे मूंग हो गया, चना हो गया, इसको भिगो दीजिए और भिगो कर किसी में आप कपड़े में, सूती कॉटन के कपड़े में बांध देते हैं तो उसमें से देखिएगा कि उसमें से जो है जम जाता है, अंकुरित हो जाता है वो, ठीक है। तो वो खाने पर आपको विटामिन ई मिलेगा, ठीक है। तेल, ठीक है, तेल में यह मौजूद होता है, सरसों के तेल में, मक्खन में, ठीक है, दूध में, इस सब में आपको जो है यह विटामिन ई जो है मौजूद होता है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ जाइए, ठीक है। कमी से होने वाला रोग, अगर विटामिन ई कमी होता है तो कौन सा रोग होगा? प्रजनन क्षमता में कमी होगी, पेशियाँ मतलब मस्कुलर क्षीणता आ जाएगा, लाल रक्त कणों का विघटन होगा। तो कमी से होने वाला मुख्य रूप से जो रोग है, प्रजनन क्षमता में कमी आएगा, बांझपन जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब हमारे बीच में है आपके वसा में घुलनशील का आखिरी है, वह है विटामिन के। विटामिन के जो होता है, इसका कार्य है विटामिन के का रक्त थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि यह रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। यदि विटामिन के अधिक मात्रा में लिया जाए तो प्रोथ्रोम्बिन का स्तर बढ़ जाता है और कम लिया जाए तो कम जाता है। अगर विटामिन के का मात्रा अधिक लेंगे तो मतलब आपके ब्लड का जो क्लॉटिंग है वह ज़्यादा होने लगेगा, जो कि यह भी घातक हो सकता है, ठीक है। और अगर कम लीजिएगा तो ब्लड को क्लॉट बनेगा नहीं, तो फिर इस कंडीशन में भी यह घातक है। तो इस हिसाब से विटामिन के जो है आपके यही कार्य करता है, खासकर रक्त को थक्का बनाने के लिए। कहाँ कहाँ से यह जो है स्रोत मिल सकता है विटामिन के? तो हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए, अंकुरित गेहूं लीजिए, ठीक है। गेहूं को भिगो कर उसे कपड़े में बांध दीजिए और जब एक दिन के बाद उसमें से अंकुरन हो जाएगा तो वो खाइए, ठीक है। सोयाबीन खाइए, फूल गोभी खाइए, गेहूं की भूसी, ठीक है, ये खाइए। और कमी से होने वाला रोग प्रोथ्रोम्बिन की कमी होता है, ठीक है। तो यह विटामिन के हुआ। विटामिन के आप समझ गए चीज़ों को, कहाँ कहाँ से मिलेगा? हरी पत्तेदार सब्जियाँ, अंकुरित गेहूं, सोयाबीन, फूलगोभी, गेहूं की भूसी और ये सब से मिलेगा। कमी से होने वाला रोग प्रोथ्रोम्बिन का कमी होना, जहां पे रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन का कम होना मतलब रक्त का थक्का नहीं बनेगा, तो यही स्रोत हो गया, ठीक है। कमी से रोग भी जान गए, विटामिन के का कार्य भी जान गए। तो यहाँ पे आपका जो फैट में सोलूबल विटामिन है वह होता है आपका समाप्त। यह 4 विटामिन आप याद रखिएगा, विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। ए, डी, ई, के जो है वह फैट में घुलनशील है, ओके। अब हम लोग चलते हैं जल में घुलनशील के तरफ। जल में घुलनशील का मतलब है कि यहाँ पे देखिए जल होगा, ए फैट दे दिया गया है टाइपिंग में, यहाँ पे वाटर होगा, ठीक है। वाटर में सोलूबल, फैट में सोलूबल तो पढ़ ही लिए हैं। वाटर सोलूबल मतलब जल में घुलनशील। जल में घुलनशील का मतलब है कि विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड इसे कहते हैं। अब हम लोग बी वाला में पढ़ेंगे। बी वाला में चूँकि हम लोग को पढ़ना है 6-7 जो है विटामिन के समूहों को पढ़ना है, बहुत सारा ग्रुप है विटामिन बी का, तो उसको हम लोग एक बार में एक सीरियल देख लेंगे। अभी विटामिन सी को करके हटा देते हैं, ठीक है। विटामिन सी हमारा जल में घुलनशील है। जैसे नींबू के रस को आप अगर जल में निचोड़ते हैं तो जल में मिल जाता है, अच्छे से पता भी नहीं चलता है। तो विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होता है। जैसे एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, इसका रासायनिक नाम है। कार्य इसका क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है फेरिक आयरन का फेरस आयरन के रूप में अपघटन करता है और अवशोषण में मदद करता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यह घावों को जल्दी भरता है और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है घावों को भरने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि यह जोड़ने वाला ऊतक है, इसीलिए यह मसूरों में भी जो है लाभदायक होता है, ठीक है। स्कर्वी रोग में भी जो है यह लाभदायक होता है, जो हमारे मसूरों को भी यह भरता है और घावों को भी भरता है। तो इसका काम यही है, ठीक है। कहाँ कहाँ से मिलेगा माय डियर? तो आंवला से मिलेगा। जितने भी खट्टे पदार्थ है, आंवला, नींबू, ठीक है, पपीता जो है कि फूलगोभी, पत्ता, पालक, ये सब से खट्टे पदार्थों में जो है आपके पाए जाते हैं विटामिन सी, ठीक है।
कमी से होने वाला रोग शिशु में स्कर्वी, वयस्कों में भी सिकर्वी, ठीक है, ये होता है। समझ गए चीज़ों को? तो ये चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है। ओके, अब हम लोग चलते हैं विटामिन बी के ग्रुप में, ठीक है। विटामिन बी में पहला जो विटामिन है विटामिन B1 या B1 है, जिसे हम लोग थायमिन कहते हैं, ठीक है। थायमिन कहते हैं B1 को। ओके, B1 को बी भी कहते हैं। इसका कार्य है कि यह करता है तंत्रिकाओं को स्वस्थ स्थिति में बनाए रखने में सहायक होता है। इसका काम यही है कि यह जो है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में अहम भूमिका निभाती है, और साथ में यह तंत्रिका मतलब नर्वस जो न्यूरॉन्स होता है उसको स्वस्थ रखने में भी यह सहायता करता है, ठीक है। तो विटामिन अगर किसी को मस्तिष्क में कार्य प्रणाली में दिक्कत होता है तो उसे विटामिन बी का ही गोली दिया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह न्यूरॉन को तंत्रिकाओं को जो है स्वस्थ करके रखता है, ठीक है। चलिए, स्रोत कहाँ से मिलेगा? तो सूखी ईस्ट जो होता है, चावल के जो ऊपर के भूसी पपड़ी होता है, ठीक है। उसके बाद तिलहन हो गया, मांस मछली, सब्जियाँ, फल, दूध, गेहूँ, अंकुरन, फलियाँ, ये जो है आपके हो जाते हैं स्रोत। देखिए, तो ये लगभग सभी में आ रहा है, ठीक है ना। कुछ ही चीज़ें हैं जो चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे चावल के पपड़ी आ गया, तिलहन आ गया और सूखी ईस्ट आ गया। बाकी ये सब तो सब में लिखा जा रहा है। तो हर एक विटामिन लगभग सभी भोज्य पदार्थ में रहता है। अब किसी में रहता है तो ज़्यादा रहता है, किसी में रहता है तो कम रहता है। जैसे विटामिन सी जो है और भी भोज्य पदार्थ से मिल जाएगा, बट जो आंवला हो गया, जो आपका नींबू हो गया, संतरा है, ये सब में ज़्यादा होता है क्योंकि ये सब प्योर खट्टा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को समझिए। तो ये हो गया कमी से होने वाला रोग। विटामिन B1 की कमी से बेरी, आर्द्र बेरी, शुष्क बेरी एवं शिशु बेरी होता है, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा है विटामिन B2। विटामिन B2 को हम लोग जो है राइबोफ्लोविन कहते हैं, ठीक है, राइबोफ्लोविन। इसका काम है कि यह कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के चयापचय में सहायक है, मतलब यह मेटाबॉलिज्म की क्रिया में भाग लेता है विटामिन B2, और कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इसको चयापचय में सहायक होता है। तो ये चीज़ को विटामिन B2 के बारे में याद रखिएगा। कहाँ से मिलेगा? तो वही चीज़ें हैं, सूखी ईस्ट, अंडे, यकृत, दूध, मांस, संपूर्ण अनाज, दाल, तिलहन, परिष्कृत अनाज। मैं आपको अभी बता देता हूँ यहाँ पे कि विटामिन बी वाला एक याद कर लीजिए स्रोत को, और जितने भी विटामिन बी के ग्रुप वाला पढ़ाएंगे सब में आप जो है इसके स्रोत को लिख दीजिएगा, तो यह आपके हो जाएंगे सही। अब कमी से रोग, विटामिन B2 के कमी से जो रोग होता है वह चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, ठीक है, ग्लोसाइटिस, चिलोसिस, ठीक है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है। तो ये सब कमी से होने वाला रोग है। फिर से एक बार देखिए, विटामिन B2 के कमी से एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है, चिलोसिस होता है, ग्लोसाइटिस होता है, ठीक है। आगे देखिए, चौथा है विटामिन B3। विटामिन B3 का मतलब है माय डियर नियासिन या निकोटिन एसिड। नियासिन का मतलब होता है विटामिन B3, रासायनिक नाम है नियासिन। अब यह जो विटामिन B3 है यह त्वचा के लिए, आंतों के लिए और स्नायिक प्रणाली के लिए, स्नायिक प्रणाली मतलब न्यूरॉन सिस्टम के लिए जो है यह निकोटिन अम्ल जो है आवश्यक होता है। निकोटिक अम्ल जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के चयापचय के लिए भी आवश्यक है। तो देखिए, विटामिन B3 जो है सबके थोड़ा फंक्शन चेंज है, बाकी स्रोत हो गया, फंक्शन हो गया, लगभग सबके समान होता है, ठीक है। खासकर यह न्यूरॉन्स के ऊपर जो है ज़्यादा इफेक्ट दिखाता है, मस्तिष्क के ऊपर। तो यह विटामिन B जो ग्रुप वाला है बहुत जो है मस्तिष्क के लिए इम्पोर्टेंट होता है। देख लीजिए, सब में है ना कि यह स्नायु प्रणाली मतलब न्यूरॉन सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। साथ में यह त्वचा और आंतों के लिए भी आवश्यक होता है। यह चयापचय के भी काम करता है। निकोटिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को चयापचय के लिए भी आवश्यक होता है, ठीक है। आगे देखिए, कहाँ से मिलता है? तो मिलने की बात है तो यह जो है वही सब चीज़ें हैं, सूखी ईस्ट से दूध, मांस, मछली, मूंगफली, मक्का, अनाज, फलियाँ, अंडा, सब चीज़ से लिख दीजिएगा, ठीक है। स्रोत में यही चीज़ें हो जाएगा। बाकी कमी से होने वाले रोग में डर्मेटाइटिस त्वचा के रोग और डिमेंशिया मतलब मानसिक रोग होता है, ठीक है, विटामिन B3 के कमी से, ठीक है। आगे चलिए, विटामिन B6 है जिसे हम लोग पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B5 आगे हम लोग देखेंगे। विटामिन B6 जो है पायरिडॉक्सिन है और इसका काम है कि विटामिन B के एमिनो अम्ल, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के चयापचय हेतु आवश्यक है। यह तंत्रिकाओं को समान स्थिति में भी बनाए रखने में सहायक है। वही चीज़ है, फिर
इससे आया ना कि यह एमिनो एसिड, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के चयापचय हेतु आवश्यक है। साथ में यह न्यूरॉन यानी तंत्रिकाओं को नॉर्मल बनाए रखने में भी सहायक है। तो लगभग कार्य इसका सब में देख रहे हैं तो एक जैसे है, ठीक है, क्योंकि सब एक ही ग्रुप का है, बस नाम अलग अलग है, थोड़ा सा प्रभाव अलग अलग होगा, लेकिन स्रोत और कार्य लगभग सब में एक ही है। फिर से स्रोत की बात है, सूखी ईस्ट, यकृत, दूध, मांस, अंडा, अनाज, फलियां, सब्जियां, गिरी, तिलहन आदि जो है इसका स्रोत है। सब में स्रोत और जो है कार्य लगभग समान है। तो आपको एक में किसी में अच्छे से पढ़ लेना है और उस सब में जो है लिख देना है, बस थोड़ा जो है चेंज कर करके सब में लिख देना है सेम चीज़ को। कमी से होने वाला रोग जो है देख लीजिए, आँख, नाक, मुँह के आसपास घाव होना। अब विटामिन B6 के कमी से देखिए खासकर जो है कमी से होने वाला जो रोग है यह आपका बदल सकता है, ठीक है। कमी से होने वाला रोग सब में अलग अलग होगा, बाकी कार्य और स्रोत सब में एक ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि नाक, आँख और मुंह के आसपास घाव होगा विटामिन B6 की कमी से। छठा है फॉलिक एसिड। अब विटामिन जो है 9 को हम लोग एक प्रकार से फॉलिक एसिड के अंतर्गत जो है लाते हैं, और फॉलिक एसिड भी जो है हमारा विटामिन B ग्रुप का ही है, विटामिन B समूह के ही है, ठीक है। इसका कार्य है कि यह लाल रक्त कणों की परिपक्वता के लिए जो है आवश्यक है, एवं यह जो है अस्थि मज्जा में रक्त निर्माण में सहायता होता है। इसीलिए देखते होइएगा कि लिखता है कि आयरन, फॉलिक एसिड, एनीमिया, ठीक है। तो पोषण में जो एनीमिया होता है आयरन की कमी से, फॉलिक अम्ल की कमी से, तो यह महत्वपूर्ण होता है। फॉलिक अम्ल की कमी से भी एनीमिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि फॉलिक अम्ल जो है हमें अस्थि मज्जा, बोन मैरो में रक्त के निर्माण में आवश्यक होता है, ठीक है। और अगर इस कंडीशन में विटामिन B जो है आपको अच्छे से नहीं मिलेगा, फॉलिक अम्ल अगर नहीं मिलेगा सही से, तो क्या होगा? ब्लड के निर्माण में सहायता नहीं करेगा और ब्लड कम होगा। यह लाल रक्त कणों को मैच्योर बनाता है, परिपक्व बनाता है, ठीक है। इसका स्रोत कहाँ से मिलता है? जई के आटा, ठीक है, सूखी मक्का, बाजरा, गेहूं, चना, ज्वार, पालक, आलू, सोयाबीन, चौलाई, सूखी ईस्ट, दूध, पत्ता गोभी, टमाटर, मूंगफली, ठीक है। बस खाना पीना में वही सब चीज़ें हैं, जितना हो सके लिख दीजिए, जहाँ से अच्छा चीज़ लगे सबको लिख दीजिए। विटामिन सब में जो है मौजूद होता ही है, थोड़ा ना बेसी, ठीक है। कमी से होने वाला रोग मेगाब्लास्टिक एनीमिया। फॉलिक अम्ल के कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सातवां है विटामिन B5। विटामिन B5 को हम लोग पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अब ये होता है, इसका कार्य है यह ऑक्सीकरण में सहायता होता है, ठीक है। यह ऑक्सीडेशन में सहायता करता है, कोलेस्ट्रॉल का जैव संश्लेषण करता है, ठीक है। वसीय अम्लों के संश्लेषण एवं ऑक्सीकरण में सहायता होता है। तो अगर आपके शरीर में फैट बसा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो आप पेंटाथोनिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे जो है आपके ऑक्सीकरण में करके, संश्लेषण करके आपके अंदर फैट और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ठीक है। इसका स्रोत क्या है? आदि इसके स्रोत होते हैं, देख लीजिए, यकृत, संपूर्ण अनाज, गेहूं का अंकुरन, सूखी ईस्ट, दूध, मांस, मछली, सब्जियां, फलियां, गिरी, तिलहन आदि जो है इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। तो स्रोत में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस हल्का फल्का कार्य में चेंज हो रहा है और कमी से होने वाला रोग हो रहा है। जैसे विटामिन B5 यानी पेंटाथोनिक एसिड का जो कमी है, उससे जो है कमी से होने वाला रोग पैरों में जलन होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, विटामिन A 8वां नंबर का है विटामिन B7, या इसी को विटामिन H भी कहते हैं, जिसे हम लोग बायोटीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो B7 याद रखिए या विटामिन H याद रखिए, ठीक है। नाम है बायोटीन। आगे है कार्य इसका है कि विटामिन जो है B7 कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के उपापचय में सहायक है। वही चीज़ें हैं, सब में वही आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वसा, प्रोटीन का उपापचय, मेटाबॉलिज्म करता है। यह त्वचा और तंत्रिकाओं को समान स्थिति में बनाए रखने में सहायक होता है, एवं बायोटीन प्रायोगिक प्राणियों में समान गर्भधारण और दूध स्रवण के लिए भी आवश्यक है। बायोटीन जो है एक्सपेरिमेंटल रूप से प्राणियों में समान गर्भधारण और दूध के सिक्रेशन के लिए भी आवश्यक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। स्रोत क्या है? वही सब स्रोत है, यकृत, ठीक है ना, यकृत, सूखी हुई ईस्ट चावल, ठीक है ना, ऊपरी चावल के ऊपरी परत, मूंगफली, सोयाबीन, अंडे, फलियां, गाय का दूध, सब्जियां, फल आदि जो है आपके यह स्रोत होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा।
ओके। और लास्ट वाला है हम लोग का विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामिन कहते हैं, ठीक है, बहुत प्रचलित है ये। कार्य होता है विटामिन B12 लाल रक्त, यहाँ पे B12 कर लीजिएगा। विटामिन B12 लाल रक्त कणों की परिपक्वता में सहायता, मतलब यह RBC के जो है मेच्योर करता है, उसे मेच्योर करने में सहायता करता है। यह मज्जा तंतुओं पर प्रतिक्रिया करता है, मतलब यह जो बोन मैरो है उस पर प्रतिक्रिया करता है अपना, और सफ़ेद रक्त कोशिका WBC तथा रक्त कणिकाएं बनाने में सहायता होता है। यानी विटामिन B12 जो है यह रक्त कोशिकाओं बनाने में WBC का निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से विटामिन B12 मिल सकता है, तो यकृत, ठीक है ना, यकृत, मांस, मछली, अंडा, गाय का दूध, भैंस का दूध आदि से विटामिन B12 मिल सकता है, ठीक है। और कमी से होने वाले रोग में एनीमिया जो है आपके बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमारा जो है प्रश्न यहाँ पे हो गया समाप्त। हमने विटामिन के वर्गीकरण, उसके कार्य, उसके स्रोत को मैंने आपको सामने रख दिया। अगर आपसे एग्जाम में पूछे विटामिन क्या है, विटामिन का वर्गीकरण बताए, कमी से होने वाला रोग और जो है कार्यों को लिखे तो आराम से लिख दीजिएगा। अब ये प्रश्न को हिंदी इंग्लिश में दोनों में दे रखे हैं। नीचे टोटल ऊपर जितना पढ़ाया है सबका इंग्लिश नीचे दिया गया है, तो जो भी इंग्लिश वाले हैं PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। बाकी मैं डियर बता दूं आप लोग को यहाँ पे, जो भी माय डियर है 2 बार इसको पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। आपको लगता होगा कि सब में तो एक ही चीज़ें दिया गया है स्रोत में, तो बिल्कुल भोजन जो हम दैनिक करते हैं सब में कुछ न कुछ विटामिन होता ही है, तो जो भी आपके मन में आ जाए उसको लिख दीजिएगा। अंडा, दूध, मछली, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा कि विटामिन C जो है दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन C वाला स्रोत में दूध मत लिखिएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, सब में हम अलग अलग पढ़ा दिए हैं, आप एक आध बार पढ़िएगा तो ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। अब बातें यहाँ पे आता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कभी कभी सिंगल में ये 10 नंबर में पूछ लेता है कि स्वास्थ्य समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा के प्रयोग की जाने वाली जो विधियां हैं, मेथड है, उस मेथड के बारे में बताइए। यानी डिस्क्राइब द मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन, यानी स्वास्थ्य शिक्षा के कितने विधि हैं, किन किन विधियों के जरिए हम स्वास्थ्य शिक्षा दे सकते हैं, इन विधियों के बारे में जो है आपसे पूछा जा सकता है, पूछता भी है। तो चलिए हम लोग इनके अनेकों विधियों के बारे में एक एक करके देखेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा की विधियाँ निम्न प्रकार है, आपको याद रखना है 3 स्तर पर यह स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है। पहला स्तर होता है व्यक्तिगत स्तर पर, दूसरा स्तर होता है पहला है व्यक्तिगत स्तर, दूसरा है सामूहिक स्तर पर, ठीक है, और तीसरा होता है जन समुदाय के स्तर पर। तो ये 3 स्तर आपको ध्यान में रखना है, यह तीनों स्तर को आसानी से समझ पाइएगा। पहला है व्यक्तिगत स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा। ए नंबर में जो मैंने आपको पहले बताया कि जो स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाएगा वह व्यक्तिगत स्तर पर होगा। अब व्यक्तिगत स्तर पर कहने का मतलब है कि इस विधि में जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा जो व्यक्तिगत तौर पर स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है, वह नर्स, मान गए एक नर्स है, ठीक है। व्यक्तिगत स्तर पर कहने का मतलब है कि जहाँ पे पर्सनली किसी को स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाएगा, यहाँ पे 2-4 व्यक्तियों की बात नहीं होगी। 2-4 व्यक्ति का मतलब तो ग्रुप में हो गया, समूह में हो गया, तो होगा नहीं। व्यक्तिगत के मतलब होता है पर्सनल मतलब एक नर्स है और एक सामने व्यक्ति है और किसी भी चीज़ के बारे में बताएगी पर्सनली, तो वह व्यक्तिगत स्तर पर हो जाएगा, ठीक है। जैसे व्यक्तिगत स्तर पर जो विधि है वह पहला विधि है गृह मुलाकात, होम विजिट का। अब जो नर्स होती है वह घर घर जाकर लोगों को पर्सनली स्वास्थ्य के बारे में बताती है, जो भी चीज़ के बारे में बताना हो, चाहे किसी हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बताना हो, साफ़ सफाई के, हैंड वॉशिंग के बारे में, ठीक है, कोई भी चीज़ के बारे में बताना हो, यहाँ पे होम विजिट के माध्यम से वह पर्सनली व्यक्तिगत रूप से सभी का स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करती है। तो व्यक्तिगत रूप में एक ही है हेल्थ एजुकेशन, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। अब दूसरा है समूह स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा। समूह स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाएगा अनेकों विधियों से, तो वह सामूहिक स्तर पर देने वाला होगा। तो सामूहिक स्तर पर आपको अलग अलग प्रकार से दिया जा सकता है, जैसे 5-6 आदमी है, 10 आदमी, 20 आदमी है। अब स्तनपान के क्या उपयोगिता है इसके बारे में ही बताने लगना, यह भी एक स्वास्थ्य शिक्षा है।
तो ये हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से आहार देना चाहिए लोगों को बताने लगना, 15 से 20 लोगों को एक साथ, तो यह भी ग्रुप शिक्षा हो गया। गर्भ निरोधक का क्या महत्व है इसके बारे में बता रहे हैं, तो यह भी एक स्वास्थ्य शिक्षा ही हो जाएगा। टीकाकरण के महत्व आदि स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में आप बताते हैं लोगों को, जो एक साथ 5, 10, 20, 25 की संख्या में होता है तो वह सामूहिक स्तर पर सबको हो जाता है एक बार में ही। ठीक है, तो चलिए सामूहिक स्तर पर कौन कौन से विधियां हैं जिसके द्वारा दिया जाता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला है प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन। प्रदर्शन करने कहने का मतलब है कि करके दिखाना। ठीक है, प्रदर्शन करने का मतलब है कि जैसे हमें ORS का घोल तैयार करना है तो लोगों में हम ORS घोल तैयार करने का स्वास्थ्य शिक्षा कैसे देंगे, तो सामूहिक स्तर पर डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना, यानी आप लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके बताइए लोगों को, ताकि लोग आपके कामों को, आपके प्रदर्शनों को देख कर सीखेंगे। ठीक है, तो ORS के घोल बनाना हो या ठंडी पट्टी से जो है टेम्परेचर कम करना हो तो कैसे ठंडी पट्टी को करते हैं, सेकाई करते हैं। ठीक है, मिर्गी के दौरान लोगों को कैसे सुरक्षा देना है, स्तनपान का सही विधि क्या है, तो यह सब आप कर कर के प्रदर्शन कर कर के दिखा सकते हैं। जैसे देखते होइएगा आपके आसपास स्वास्थ्य के क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक होता रहता है जिसमें लोगों के टीम आएगा और वह किसी एक विषय पर जो है सभी अपना अपना रोल करके दिखाएगा। ठीक है, तो वह एक प्रदर्शन होता है जिसके माध्यम से वह आपको स्वास्थ्य शिक्षा देने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसमें होता यह है कि 20, 30, 40, 50 जितना भी व्यक्ति हो उसको एक साथ हम लोग समूह में दे देते हैं। ठीक है, प्रदर्शन के जरिए। दूसरा है लेक्चर विधि। लेक्चर विधि का मतलब होता है कि इसमें एक जो है टीम लीडर होता है, समझ गए, और वह जितने भी श्रोता होते हैं सामने बैठे खड़े सबको एक विषय के ऊपर लेक्चर देते हैं, समझाते हैं। ठीक है, और ये जो है लेक्चर विधि होता है जिसमें एक टॉपिक है, एक स्वास्थ्य शिक्षा, जैसे मान गए एड्स से कैसे बचना है, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एड्स एक टॉपिक हो गया, उस टॉपिक के ऊपर लेक्चर दिया जाएगा भरी महफिलों में, भरी लोगों के बीच में, समूहों में, तो वह लेक्चर विधि हो जाएगा, लेक्चर देकर समझाना। ठीक है, तीसरा है समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के मतलब है कि 10-20 आदमी हैं, 40 आदमी हैं। ठीक है, एक टॉपिक दे दिया जाएगा, सभी ग्रुप में अपना अपना, ये 3 का अलग ग्रुप है, ये 2 का अलग ग्रुप है, ये 3 का अलग ग्रुप है, सभी को ग्रुप में एक एक टॉपिक दे दिया जाएगा। कहेगा कि आप अपने अपने ग्रुप में डिस्कशन करें और इस सभी ग्रुप में देख रेख के लिए एक जो है टीम लीडर बना दिया जाएगा, मॉनिटर बना दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई तुम हैंडल करो सभी को, अपने अपने ग्रुप में अपने अपने सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करो, डिस्कशन करो, और कोई भी गड़बड़ हो तो जो मॉनिटर है वो तुम हैंडल करना। तो यही समूह चर्चा हो जाता है, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, आगे है संगोष्ठी। संगोष्ठी करने का मतलब है कि एक टॉपिक रहता है। ठीक है, और जो हेल्थ एजुकेशन देने आते हैं वह 4-5 के संख्या में होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, और वह टॉपिक लेकर आते हैं। उसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, मेन होते हैं। ठीक है, सामने वाला जो व्यक्ति सब आपके बातों को सुनेगा उसको अपने अंदर के, जैसे कोई आप लेक्चर देगा तो उससे संबंधित तो क्वेश्चन भी मन में उठता है ना, तो जो श्रोता है, जो व्यक्ति है जो आपके बातों को सुनेगा, उसको जो है सुनने के बाद उससे सवाल पूछने का भी जो है उसको आमंत्रण किया जाता है, वही संगोष्ठी होता है। ठीक है, यानी आप लेक्चर दे दिए, आप स्वास्थ्य शिक्षा दे दिए, अब इससे जुड़ी हुई लोगों को मन में विचार आ सकता है तो उसको पूछने के लिए आप स्वतंत्र जो है लोगों को आमंत्रित करते हैं, तो वही संगोष्ठी हो जाएगा। ठीक है, आगे है कार्यशाला। कार्यशाला का मतलब होता है कि 3-4 व्यक्तियों के ग्रुप में बांट दिया जाता है और सब में है रख दिया जाता है और सबको जो है कार्यशाला में रखा जाता है कि भाई कर कर के अपने काम को सीखो, कर कर के देखो, ताकि आप घर भी जाओ तो कोई भी ज़रूरत पड़ जाए स्वास्थ्य के बारे में तो आप खुद से कर सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। तो यह कार्यशाला हो जाता है। ठीक है, यह भी स्वास्थ्य शिक्षा की एक विधि है ग्रुप लेवल पर। पैनल चर्चा का मतलब है यह संगोष्ठी के तरह ही होता है। ठीक है, संगोष्ठी के तरह ही इसमें एक पैनल का निर्माण किया जाता है। जितने भी व्यक्ति हैं उसको अलग अलग पैनल में, 2-4 लोगों के अलग अलग ग्रुप में पैनल में बांट दिया जाता है और उन सब में एक एक मेन चेयरपर्सन चुन दिया जाता है
और डिस्कशन होने के बाद जो है आखिर में सवाल पूछने का अनुमति भी दिया जाता है लोगों को। तो यह पैनल चर्चा हो जाता है, ठीक है। 7वां है फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप कहने का मतलब है कि जैसे देखते होइएगा कि बच्चों सबको, स्कूली छात्र छात्राओं को फील्ड ट्रिप पर ले जाया जाता है और वहाँ फील्ड ट्रिप पर उससे जुड़ी हुई अनुभवों, घटनाओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जो उसको जो है उन सभी चीज़ों को ट्रिप के बाद जो है पता होता है, वो बताते हैं, ठीक है। तो फील्ड ट्रिप भी एक प्रकार के स्वास्थ्य शिक्षा ही है। 8वां है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड का मतलब होता है कि इसमें एक कार्ड होता है, ठीक है, ऐसे कार्ड होता है, समझ गए। इस कार्ड में आपके कोई चीज़ें जैसे पंपलेट वगैरह होता है ना, उस पर देखते हैं छाप कर लोगों के बीच में बांटता है। सब्जेक्ट जो है वो आपको लेक्चर देते रहेगा आदमी, और उसी से संबंधित आपको पंपलेट में छपा भी रहता है जो लोगों के हाथ में देता है स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, ताकि लोग खुद से भी पढ़कर समझ सके। तो वही फ्लैश कार्ड हो जाता है, समझ गए। चलिए 9वां है फ्लासन बोर्ड। फ्लानेल बोर्ड का मतलब होता है कि आप लोग देखते होइएगा, आप अपने कॉलेज में कहीं भी इंस्टीट्यूशन में देखते होइएगा कि किसी दीवार पर चरखुटा जो है एक बोर्ड लगा होता है, उसके ऊपर शीशा लगा होता है और नीचा वेलवेट का लाल जो है उसमें वेलवेट का चिकना लगा होता है जिस पर नोटिस वगैरह चिपकाया होता है। तो वह भी एक प्रकार का फ्लैनेल बोर्ड जो है लकड़ी का बना हुआ, वेलवेट से अंदर से चिपकाया हुआ रहता है। उस पर सूचना वगैरह को जो है हम लोग लगाते हैं, जो एक प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा का भी काम करता है, ठीक है। अब हो गया समापत। अब सी नंबर है जन साधारण स्तर पर। जन साधारण स्तर पर कहने का मतलब है कि अगर हमें स्वास्थ्य शिक्षा 5, 10, 20, 50, 40 के संख्या में लोगों को नहीं देना है, हम चाहते हैं कि एक जगह से बहुत सारे दूरियों में, बहुत सारे जगहों पर, या फिर किसी राज्य में, किसी या फिर पूरे देश लेवल पर स्वास्थ्य के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में प्रचार प्रसार करना हो, जानकारी देना हो लोगों को, तो फिर उसमें ऐसे ऐसे माध्यम हम अपनाते हैं जो जन जन तक पहुंच जाए। वही जन साधारण स्तर पर होता है, ठीक है। मान के ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो उसमें कितना होगा, ग्रुप लेवल पर करेंगे तो कितना होगा, 100, 50, 400, 200, 60, 70, यही ना होगा। लेकिन अगर जन साधारण स्तर पर हम उपयोग करते हैं स्वास्थ्य शिक्षा देने का, तो इससे लाखों लाख, करोड़ों करोड़ों जो है लाभान्वित होगा एक साथ में। जैसे बड़े समूह पर अगर स्वास्थ्य शिक्षा देना हो, जैसे हमारे स्वास्थ्य में कोई बदलाव करना हो, कोई नए चीज़ लाना हो, तो केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी किया जाता है कि हाँ फलाना चीज़ हम बदल रहे हैं, फलाना चेंजेज कर रहे हैं, ये आवश्यक है, होता है ना। जिसके माध्यम, टीवी के माध्यम से हो गया, अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सरकार जो है लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करती है चीज़ें। तो वही चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में अगर से हमें देना हो स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के बीच में, तो उसके लिए हम जन साधारण स्तर पर उपयोग करते हैं, अखबार का उपयोग करते हैं, ठीक है, रेडियो का उपयोग करते हैं, स्वास्थ्य पत्रिका, बुलेटिन, पर्चा का प्रयोग करते हैं, पंपलेट वगैरह का, समझ गए। फिल्म और टेलीविज़न का प्रयोग करते हैं, प्रदर्शनी और पोस्टर का प्रयोग करते हैं, समझ गए, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। तो ये सब जो है आपके जन साधारण स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा देने का एक माध्यम है, एक विधि है, ठीक है। तो स्वास्थ्य शिक्षा देने के 3 स्तर पर दे सकते हैं। पहला स्तर व्यक्तिगत रूप से, जिसमें मात्र एक है होम विजिट था, पहला हो गया व्यक्तिगत। दूसरा सामूहिक लेवल पर है, जिसमें समूहों में लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है, जैसे प्रदर्शन करके, संगोष्ठी करके, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन करके, पैनल निर्माण करके, ठीक है ना। तमाम है, ऐसे ही ग्रुप लेवल में बहुत सारे था, समझ गए। उसी प्रकार से जन साधारण स्तर पर है तीसरा, उसमें इंटरनेट है, टीवी है, रेडियो है, अखबार है, पंपलेट है, इस इंटरनेट है, ये सब आपके जन साधारण स्तर पर है, समझ गए। तो इस प्रकार से आपका जो है स्वास्थ्य शिक्षा और उसके विधि समाप्त हो गया, समझ गए चीज़ों को। और साथ में एपिडेमियोलॉजी भी मैंने आपको करा दिया। अब आपका काम है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश भी दे रखा है, अब आपका काम है कि इसको 1-2 बार रिवीजन करके कंप्लीट कर लेना, क्योंकि रिवीजन के बाद भी अगर बार बार आपको अगर पढ़ने का ज़रूरी पड़ रहा है तो फिर आपका तैयारी सही नहीं है। तो इसलिए अब लास्ट है, कंप्लीट करते चलिए, छोड़िए मत, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हेल्थ एजुकेशन, तो इसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा आपको। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।